नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को नए साल की और नए क्लास में नए सेशंस में प्रवेश करने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सिर्फ कम से कम मैथ में 95 प्लस नंबर इस बार आए। यह उम्मीद और प्रार्थना नहीं है। यदि आप मेरे साथ जुड़ के अभी से लेके आप फिर एग्जाम तक यदि मेरे साथ लग के पढ़ाई करेंगे तो मैथ्स में 95 नंबर लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 95 नहीं 100 नंबर भी ला सकते हैं। और मैं आपको यह क्लास पूरे के पूरे मैथ्स जो है यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाला हूं। तो आप यदि मेरे साथ अभी से लेके एग्जाम तक अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप भी 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। मैं आप सभी को पहले एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रश्नावली 1.1 होगा और 1.2 जो भी प्रश्नावली होगा वो भी पढ़ाऊंगा। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि जो भी वीडियो डाले, जो भी क्लास आपको कराए, वो क्लास आपको नहीं छूटे। लेकिन अभी के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रथम चैप्टर का, पहला चैप्टर का उदाहरण 1 से लेके 4 तक कराने वाला हूँ, जिसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.1 है तो वो भी कराऊंगा। कल के वीडियो में मैंने एक यूट्यूब पे पोस्ट डाला था कि आप सभी को जो है पहली क्लास किस चीज़ की चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि 1.1 से चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चों का डिमांड था कि आप उदाहरण 1 से शुरू कीजिए, हम सभी उदाहरण 1 से पढ़ेंगे। और एक पोस्ट मैंने डाला था कि आप सबको क्लास कब से चाहिए, तो मैंने एक बोला था 20 फरवरी से, 25 फरवरी से, 1 मार्च से या फिर 15 मार्च से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया और पोस्ट में पोल आया कि नहीं 20 फरवरी से ही क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो हमने भी सोचा कि 20 फरवरी से ही क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे एग्जाम को लेके प्रेशर होने के कारण, दिक्कत होने के कारण 20 फरवरी से एग्जाम को क्लास को स्टार्ट नहीं कर पाया। तो आज 22 फरवरी है और संडे यानी कि रविवार था, तो मैं सोचा कि बहुत सारे बच्चों का कोचिंग जाते होंगे, फिर भी वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो कोचिंग भी आज बंद होगा, स्कूल भी बंद होगा, तो आज के ही दिन क्यों ना पहली क्लास का शुरुआत किया जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए हम अपने प्रश्न की ओर। पहला चैप्टर का नाम आप जानते हैं, अभी आप किताब में पढ़े भी होंगे कि पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश में भी आप नाम जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे है वास्तविक संख्याएं, तो हो जाएगा रियल, NUMBERS, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बना होता है। देखो ये सब तो कॉमन चीज है, यदि ये सब भी आपको नहीं पता है तो एक बार कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारी चीज, विभाज्यता का नियम, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जो भी चीजें कॉमन चीजें होती है आपको याद होना चाहिए। सिर्फ एक वीडियो में उस पर स्पेशल बना दूंगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर, हाँ भैया, मुझे उस पर वीडियो चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4n का मतलब हो कि 4 पे पावर कुछ भी हो सकता है, n के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। बताया कि प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 से लेके गिनती की सभी संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अभी इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, प्रश्न पूछता हूं कि अब 10 शून्य पे समाप्त हो, इसका मतलब समझ रहे, जैसे कि 10 है, इकाई अंक में 0 है, तो ये शून्य पे समाप्त हो रहा है। वही इसका कहने का मतलब है कि 4n पे, n के जगह पे क्या कोई ऐसा संख्या है जिसे हम रखेंगे तो वह संख्या 10 पे यानी कि लास्ट में 0 पे खत्म होगा, वही चेक करना है। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा 10 में 10 बराबर क्या होता है, तो 2 गुने 5। अब एक जीरो था, मानो हमने 2 जीरो ले, 2 जीरो, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5। कैसे होगा, तो देखो 2 दूनी 4, 5 20, 5 100,
ऐसे ही आप यदि 1000 लोगे, 3 जीरो लिया तो 1000, तो ये भी 2 भी 3 बार होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब गुना करके देख लेना, 5 25, 5 125 दूना 250 और 250 दूना 500 और 500 दूना 1000 पुर गया। तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रहा है उसमें 2 और 5 है। ये भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रहा है तो इसमें 2 और 5 है। ये भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रहा है, इसमें भी 2 और 5 है। अब तो ये एक एक वाला था, यानी कि एक 10 था, 100 था, 1000 था। मैं आपको लेता हूं 20 लिया, तो 20 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुने 5, 2 दूनी 4, 5 20। अब इसमें भी देखो तो आपको क्या मिल रहा है, 2 और 5 मिल रहा है। एक और संख्या लेता हूं 50। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, तो 2 गुने 5 गुने 5, 5 25 दूना 50, ये भी आ रहा है। कोई और संख्या आप लो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 40, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 2 और 5। मतलब ये निकल के आ रहा है इतना देखने के बाद कि यदि कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगी तो उसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा, यदि आप अभाज्य गुणनखंडन भी नहीं जानते तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडन भी मैं आपको बस सिखा दूंगा। सभी पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बस आप एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मतलब क्या निकला यहाँ से इस प्रश्न सभी को देखने के बाद कि यदि कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 1 2 और 1 5 का होना आवश्यक है या फिर होगा ही होगा। यदि नहीं है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 2 और 5 पे सॉरी वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या, तो अब वही चेक करेंगे कि 4n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों होगा तो वह संख्या शून्य पे समाप्त होगी, यदि नहीं होगा तो वह संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आंसर में कैसे लिखेंगे हम पहले ही देखो आपकी 4n का देखो हल लिखा, तो 4n बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 पर पावर n, ये लिख सकते हैं 2 गुने 2 पर पावर n। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फिर 4n हो जाएगा। तो यानी कि 4n के अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 ही है, 4n के अभाज्य गुणनखंडन में क्या है, सिर्फ 2 ही है, या फिर 4 के अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 ही है। तो इससे यह तर्क निकलता है कि 4n के लिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं हो सकता है जो कि शून्य पे समाप्त होगा। ये तो जान गया कि ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब आप आंसर कैसे दोगे, तो आंसर इस प्रकार से लिखना, मैं आपको आंसर भी लिखना समझा देता हूँ। पहले यदि आपने मेटर समझ लिया, आपने प्रश्न को समझ लिया, तो आंसर भी आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखना है 4n बराबर 2 गुने, ऐसे तो लिखना है कि 2 गुने 2 पर पावर n, तो लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे नहीं 4n 4 पे पावर n a 4 पे पावर n के लिए क्या लिखना है, 4 पे पावर n n के 4 पे पावर n, ठीक है, एक मिनट रुको, 4 पे पावर n 4 पे पावर n n के किसी भी n के किसी भी n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए 4n 4 पे पावर n शून्य पर शून्य, ठीक है, शून्य पर समाप्त आप अच्छे से लिख लेना, इसमें नहीं लिखने में होता है, तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि अब नीचे लिखेंगे क्योंकि यदि कोई संख्या क्योंकि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और
5 दोनों, 2 और 5 दोनों अवश्य होता है, 2 और 5 दोनों अवश्य होता है। बिल्कुल अपनी भाषा में लिखना, आपको जो समझ में आए वैसे ही लिखना है, क्योंकि आप एग्जाम में देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है कि आप अपना उत्तर अपने भाषा में दे, फिर आप अपने अनिवार्य जो है दे। ठीक है, तो क्या लिखना था कि अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों अवश्य होता है, लेकिन ये लेकिन नहीं लिखा पाया। ठीक है, मैं बताता हूँ। लेकिन 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। और ये आपको जो है पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ही पूछेगा, 5 नंबरिया क्वेश्चन, इसको समझ सकते हो। और ये हमेशा सब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है और 5 नंबरिया में ही पूछा जाता है। देखो, मैंने आपको पहले समझा दिया है, मैंने ऐसे लिखा जो मुझे लाइन समझ में आ रही थी, जो मेरे भाषा में थी, मैं अपने भाषा में लिखा। लेकिन मैंने आपको पहले समझा दिया है, तो आपके मन में जो भी आ रहा है आप वो भी तर्क दे सकते हैं। बस तर्क यही होगा, थोड़ा सा एक वर्ड इधर उधर हो सकता है, तो आप अपने भाषा में उत्तर देंगे और समझ आ गए। अब बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 2 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे HCF और LCM 6 और 20 का ज्ञात करना है। और कैसे? तो कैसे ज्ञात करना? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। HCF और LCM का मतलब समझ रहे होंगे आप। HCF मतलब होता है कि मौसो, और LCM मतलब होता है लॉसो। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका फुल फॉर्म होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। कैसे करते हैं तो मैं भी आपको सिखा देता हूँ। रफ में ऐसे लेना है 6 और 2 से भाग देना। सबसे पहले तो 2 से ही भाग लगाएंगे ना, इसमें 2 से लग रहा है तो 2 तिहाई 6। अब उसके बाद किसी संख्या से नहीं लग रहा है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 बराबर हल में ही, ये हल का भी फोटो आ गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही होगा। तो हल को लिख सकते हैं 2 गुने 3, ये लिख सकते हैं। अब एक संख्या है 20 है, 20 ले लिया। अब 20 का भी हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो सबसे पहले 20 में भी 2 से लगेगा तो हम 2 से लगाएंगे। 2 दहाई के 20, फिर से 2 से लग रहा है तो 2 पंचे 10। अब 5 में किसी संख्या से नहीं लगेगा, 1 के सिवा। ठीक है, 1 के सिवा किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो हम 20 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 5। अब पावर के रूप में लिखे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था पावर के रूप में, तो पावर के रूप में लिखे तो 2 पे पावर 1 होगा, क्योंकि 2 गुना में एक ही बार है, और 3 पे पावर 1 होगा। अब यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने 5 एक बार है तो 5 पे पावर 1। अब आपको HCF निकालना है, तो क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे अब हल लिखना है, हल। और मौसा क्या हो जाएगा? सॉरी, हल नहीं लिखना था, यहाँ पे पहले HCF निकालना है। तो HCF जो हो जाएगा इन दोनों में मिलने वाली, पहले तो ये दोनों मिल रहा है, और इस दोनों में जो सबसे अधिकतम जिसका पावर होगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, वही आपका HCF हो जाएगा। तो ये 2 पे पावर 2 बराबर हो जाएगा 4 का, तो ये इसका 4 HCF हो गया, यानी कि मौसो हो गया। ठीक है, कितना मौसो हो जाएगा? HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी घात का गुणनफल।
नहीं, एक मिनट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है, कॉमन बोल रहा है, तो ये तो दो सिर्फ मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 पर पावर 2 है, तो इसमें छोटी पावर लेते हैं, HCF में छोटी पावर लेते हैं और LCM में बड़ी पावर लेते हैं। यहाँ से आप छोटा पावर लेंगे तो 2 पर पावर 1 बराबर हो जाएगा 2। अब वहीं पे एलसीएम में हम बड़ा पावर लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम, और एलसीएम में ये चीज नहीं देखना होता है कि कौन मिल रहा है या फिर कौन नहीं मिल रहा है। अब इसमें 2 है, क्या हो गया, रुक जाओ, इसमें 2 है तो 2 का पावर देखो जिसमें ज्यादा होगा वो ले लो, तो 2 पे पावर 2 ये बड़ा ले लिया, ठीक है। इसमें 3 है और 3 का पावर देखो किसमें ज्यादा है, तो इसमें है ही नहीं। 3 पे पावर 0 का मतलब एक मानो कि इसमें 3 पे पावर 0 है, तो इसका पावर लेंगे तो 3 पे पावर 1 और एक संख्या है 5, तो 5 पे पावर भी 1 होगा, ठीक है। तो गुना में 5 पे पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 बराबर 4 गुने 3 पे पावर 1 बराबर 3 गुने 5 पे पावर 1 बराबर 5, तो 4 तिया 12 पंचे 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये था एचसीएफ और ये था आपका एलसीएम। सीख गए? बस इसी से रिलेटेड अगला भी उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बस बात उतना ही है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडन नहीं आता है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अभाज्य गुणनखंडन करना भी सिखा देंगे। 96, 2 से भाग लगाओ 2, तो 2 से भाग लगाओगे तो ये जाएगा 48 बार में। देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बच गया तो 2 8 16, फिर से 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 छके 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6। यानी कि हम हल में लिखेंगे, हल 96 बराबर लिख सकते हैं, कितनी बार 2 का गुना हुआ, तो 1 2 3 4 5 बार, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, और एक बार 3 है तो 3, और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1। अब 96 का हो गया। उसी प्रकार से हम 404 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 404 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो ये 404 लिया, फिर 2 से पहला बार भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ये हो गया। अब 101 कितना था, 404, अब गुने का 101 हो गया, तो ये ऐसे ही रहने देंगे, तो 404 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 101, ये बराबर होगा 2 पे पावर 2 गुने 101, हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में एक चीज आपको देखना है कि जो चीज होना चाहिए वो दोनों में होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे 2 दोनों में है, 2 पे पावर कितना वो नहीं मतलब है, यहाँ पे भी 2 दोनों में है, और इस दोनों में अब देखना है कि 2 के सिवा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। तो 2 पे जो छोटा पावर होगा वो हम एचसीएफ में लेंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 है और यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो हम छोटा वाला लेंगे, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 2 बराबर का 4। एचसीएफ ज्ञात कर लिया, तो ये एचसीएफ कितना निकल गया, 4। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक होता है। तो एलसीएम बराबर होता है, मानो कि 2 संख्या था हमें, तो 2 संख्या मानते हैं कि एक संख्या ए था तो ए और एक संख्या बी था तो बी, बट्टा में एचसीएफ। एलसीएम बराबर क्या होता है कि ए इंटू बी बट्टा में एचसीएफ, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो, तो अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर होगा ए इंटू बी, ए के जगह पे क्या होगा 96 और बी के जगह पे क्या होगा तो 404, तो ये लिखेंगे 96 गुने 404 हुआ बट्टा एचसीएफ, एक मिनट, हाँ एचसीएफ कितना आया है, तो ये 4 आया है, तो इस 4 से हम इसको काट सकते हैं, किसको काट सकते हैं, इसको, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, तो अब हमें क्या करना बच गया 96 गुने 101, 96 गुने 101,
देखो 96 को गुना 101 से करना है, पहले हम 96 गुना 100 से कर दिए और 96 का फिर से गुना 1 से कर दिए, तो बस यही आ गया 9600। पहले 96 गुना 100 से किया तो ये 9600 और 1 से किया तो 1 96 एकम 96, तो ये हो गया 96 कम 96 96। वैसे भी आप करते तो 96 गुने, अब आप 101 करके देख लेना, ये भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो एलसीएम आया ये आया 96 गुने 96। ठीक है, समझ गए होंगे। ये भी उदाहरण 3 था आपका पहला चैप्टर का। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट उदाहरण नहीं, आज के वीडियो के लिए लास्ट उदाहरण ये होने वाला है। अब ये 3 संख्या दे दिया और 3 संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? हल फिर से अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन तो आप सीधा समझते हैं 2 गुने 3 या फिर 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1। उसी प्रकार से आप 72 का करेंगे, 72 का 2 से लगाया 36 बार में। ठीक है, 1 से 20 तक तो आपको पहाड़ा याद ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा 2 से फिर से लगाया तो ये हो जाएगा 18 बार में, फिर 2 से लगाया 9 बार में, फिर 3 से 2 से नहीं लगेगा, 9 में 2 से नहीं लगा, 3 से, तो 3 से 9 में लगाया तो 3 बार में, यानी कि हम 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिहाई 72, यानी फिर 2 बार 3 हुआ, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2, ये होगा। 72 के बाद अगली कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगा आपका अगला जो है 120। 120, अब 120 में का भी हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। पहले हम 2 से लगाएंगे तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से लगाया 30 बार में, फिर 2 से लगाया 15 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा तो 2 के बाद हम 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, 3 से लग गया, तो हम क्या 120 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 3 बार 2 का गुना, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 बार 3 और 1 बार 5, तो 3 गुने 5, ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, ये होगा। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अब बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या सभी में मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। तो ये यहाँ से देखो आप 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 2 मिल रहा है और यहाँ से भी कहाँ गया, यहाँ से भी 2 मिल रहा है, तो तीनों में 2 मिल रहा है। तो तीनों 2 के पावर देखो, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटा पावर जो होगा वही हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 पर पावर 1 सबसे छोटा है, तो 2 पर पावर 1 गुने, अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है, ये कट गया है कोई बात नहीं, और 3 इसमें भी है, लेकिन सबसे कम पावर किसका है? तो 3 पर पावर 1 यहाँ भी है और 3 पर पावर 1 यहाँ भी है, तो हम मात्र एक बार ही लेंगे, यानी कि 3 पर पावर 1। अब देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर का 6, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 2-2 सब में था, उससे कोई मतलब नहीं, किसी में हो या ना हो, 3 संख्या यहाँ पे देखने को मिलता है सभी के अभाज्य गुणनखंडन से, इसमें भी 2 है, 3 है और 5 है, इसके सिवा कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंडन संख्या तो नहीं है। तो अब आपको देखना है कि 2 का सबसे अधिकतम पावर कितना है, तो 2 का सबसे अधिकतम पावर है 2 पर पावर 3, और 3 का सबसे अधिकतम पावर कितना है, तो 3 का सबसे अधिकतम पावर है 2, और गुने 5 का सबसे अधिकतम पावर कितना है, तो 5 पर पावर 1, और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का क्यूब यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे लिखो 8, और 3 गुने 3, 3 गुने 3, 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब 3 गुने 3, तो ये हो जाएगा 9 गुने, अब 5 पे पावर 1 का मतलब 5, तो ये हो जाएगा 8 नमा 72 पंचे, 72 पंचे कितना होता है, तो गुना कर लो आप, हम तो वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन गुना कर लो, 2 पंचे 10 का 0, 7 पंचे 35, 1 36, यानी कि 360 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो मैंने चीजें बताई है ये सब अभाज्य गुणनखंडन, ये मैं जो मिटा दिया है, ये सभी आपको क्या करना है, रफ में करना है, बस रफ में करना है, और ये सब तो थोड़ा थोड़ा टिक्का लग रहा है, ये तो मैं आपको बताने के लिए इतना किया। ठीक है, फ्रेश में बस ऐसे ही लिखना है, आपको अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो सभी में मिल रहा हो
उसका सबसे छोटा पावर लेना है और एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्या का सबसे बड़ा पावर लेंगे और एलसीएम निकल जाएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और यह पहली क्लास था, मैंने आप सभी को मैथ बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा मैट्रिक का 10th का एग्ज़ाम आप देंगे अगले साल, तो अगले साल 10th के एग्ज़ाम का पूरी की पूरी तैयारी फ्री में कराने वाला हूँ, वो भी यूट्यूब पे। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या कोई चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैंने आप सभी को व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ फॉलो कर लेना। और मिलते हैं फिर से आप सभी से कल के फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, तिबारा देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर।